ठीक है। गुड मॉर्निंग का ये आपने भेजा है क्या निहारिका मैम? सही है। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयार करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए साथियों, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंटर लेवल के, आप हमारे चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, फिलर फॉर्म वेबसाइट का और फिलर फॉर्म ऐप का। तो दोनों ही माध्यम से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक किया कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। और मिनिमम हमारे टेलीग्राम चैनल को साथ जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, वहाँ पर जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं वो पोस्ट कर देता हूँ। और कल भी मैंने काफ़ी सारे पोस्ट किए वहाँ पे, पीडीएफ वगैरह, एमसीक्यू। तो उन चीज़ों को देख करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली बना सकते हैं। ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप सभी को, जिनका किसी कारणवश से एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो कुछ लोग बता रहे थे, मैसेज आ रहे थे हमारे पास कि रह गए हैं। तो एनटी ने दोबारा विंडो ओपन कर दी है। 20 मई लास्ट डेट थी, लेकिन अभी एक्सटेंड करके 30 मई कर दी गई है लास्ट डेट। तो विंडो ओपन है, आप जाकर वहाँ से दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी की पेमेंट नहीं हुई तो वो पेमेंट भी कर सकते हैं अपनी, जो भी रह गया वो अपना काम पूरा करके अपना फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट करके अपना उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ताकि रेफरेंस के तौर पे आपके नेक्स्ट टाइम में काम आ सके वो। ठीक है। तो ये था सिस्टम के बारे में। अब हमारी क्लास के बारे में देख लेता हूँ साथियों। हमारी क्लास के बारे में आज हमारा भारतीय स्वतंत्रता का लास्ट मूवमेंट चल रही है। भारतीय की आज़ादी का 1947 के टाइम पीरियड में क्या क्या माहौल चल रहा था देश के अंदर, क्या क्या राजनीतिक दशाएं थी, आर्थिक दशाएं क्या क्या थी, भौगोलिक सिस्टम क्या चल रहा था उस समय, ब्रिटिशर्स की क्या स्टैंड था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या स्टैंड था, मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था। ठीक है। इनके बारे में हम आज वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ था साथियों, आई बोल तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्या है ये? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार के ऊपर ही भारत को आज़ादी दी गई थी। ठीक है। तो ये ब्रिटिश संसद से पारित हुआ था। कब ब्रिटिश संसद से पारित किया गया था, इसी के आधार पर भारत को आज़ादी दी गई थी। इसे माउंटबेटन योजना भी कह दिया जाता है साथियों। क्या कह दिया जाता है? माउंटबेटन योजना। क्यों? क्योंकि उस समय वेवेल को हटा करके लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय नियुक्त किए गए थे। ठीक है। क्योंकि वेवेल योजना असफल हो गई थी। वेवेल ने समझौता करना चाहा था इंडियन और ब्रिटिशर के बीच में स्वतंत्रता का, लेकिन वो असफल हो गए थे, वो सफल नहीं हो पाए थे अपने प्लान के अंदर। तो फिर उसके बाद माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया था ब्रिटिश संसद की तरफ से। तो माउंटबेटन योजना पारित की गई थी 15/7/1947, 15 जुलाई, ध्यान दीजिए, 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। नेट एक महीने पहले 15 अगस्त 1947 को, 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, HOC बोलता हाउस ऑफ कॉमन्स, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित करवाया गया था, कि सामने पेश किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे ही इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट में के भी दो हिस्से हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कुलीन लोगों की सभा होती है, बड़े लोगों की संस्था होती है। ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स, जो होती है वो साधारण लोगों की सभा होती है। जैसे कि हमारे यहाँ की लोकसभा को हम वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से तुलना कर सकते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स से तुलना कर सकते हैं, और राज्यसभा को वहाँ की हाउस ऑफ लॉर्ड्स से तुलना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना हमारे यहाँ पे, द्विसदनीय सिस्टम, ये ब्रिटिशर्स की देन है। ये वहीं से कॉपी किया गया है। ब्रिटिशर्स ने अपने वहाँ के डेमोक्रेसी के हिसाब से डेवलप किया ये चीज़ें। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 जुलाई को और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 16 जुलाई को ये प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है। और ये 18 जुलाई को पारित हो गया था वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे शाही साइन हो गए थे इसके ऊपर, महामहिम बोलते वहाँ के सम्राट के साइन। पहले एलिजाबेथ सम्राज्ञी थी, एलिजाबेथ थी, उसके बाद वहाँ के सम्राट आ गए थे, तो उनके साइन होकर के कानून पारित हो गया था फिर
ठीक है। तो इंडियन फिर ये बना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्या बना? इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट 1947 के नाम से जाने लगा। इसके आधार पर भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। इसके कुछ प्रावधान थे, क्या थे इसके प्रावधान? क्या कि 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट के रूप में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। भारत को 2 हिस्से कर दिए गए, 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए गए आज़ाद, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, तो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिए गए थे, 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए गए थे, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान के नाम से। और प्रमुख जिसका कि गवर्नर जनरल रहेगा जब तक आज़ादी नहीं मिल जाए, जब तक भारत का संविधान उसमें नहीं आ जाता इम्प्लीमेंटेशन में, जब तक सर्वे सर्वा जो रहेगा वो गवर्नर जनरल रहेगा। गवर्नर जनरल डायरेक्ट करेगा कि डायरेक्शन में देख रेख में सारा काम होगा। ठीक है। और अब यहाँ से जो तथाकथित आज़ादी या तथाकथित स्वतंत्रता कह लीजिए आप के समय कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी साथियों, कुछ मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो वो कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो क्या हुआ था, ये जल्दबाजी का अंदर लिया गया डिसीजन था साथियों। ये भारत की आज़ादी का जल्दबाजी के अंदर लिया गया डिसीजन था, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया गया था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ इससे क्या हुआ कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा भीषण नरसंहार हुआ। पंजाब के अंदर भीषण नरसंहार हुआ बोले तो आज का पाकिस्तान वाला पंजाब और हिंदुस्तान वाला पंजाब के अंदर बहुत बुरे हालात हुए थे। आधे लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र हुए, उधर के लोग इधर ट्रांसफ़र हुए। तो गदर फिल्म सबने देखी होगी है, दिल्ली से लाहौर जो गाड़ी चलती थी, ट्रेन चलती थी, वो लाशों से भर के जाती थी, उधर से भी और इधर से भी। बहुत आदान प्रदान होता था, जिंदा लोग बैठते थे वहाँ पे, लाशें पहुँचती थी स्टेशन पे ऊपर। तो ठीक है, ये होता था। तो क्या हुआ आगे, फिर क्या हुआ, ये पे दूरदर्शिता का अभाव था साथियों। दूरदर्शिता का अभाव दोनों में ही, ब्रिटिशर्स में भी और इंडियंस ने सोचा नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे, इन्होंने नहीं सोचा था। लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गए थे, हालात बिगड़ते चले गए थे। आगे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की क्या प्लान था? लॉर्ड माउंटबेटन का ये प्लान था कि आज़ाद जब 2 स्टेट बनेंगे, 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, तो मैं दोनों का ही गवर्नर जनरल रहूँगा, तो मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगा। क्या बोलते हैं आपके वायसराय या गवर्नर जनरल कह सकते हैं आप। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या सोचा था कि भी जब आज़ाद होंगे दोनों मुल्क, तो मैं दोनों मुल्कों का ही जो है गवर्नर जनरल रहूँगा। और जब गवर्नर जनरल, उस समय का गवर्नर जनरल बोले तो आज का राष्ट्रपति, सर्वे सर्वा है, हालांकि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति उतनी नहीं होती है, एक पीएम कह सकते हैं, उसी का पीएम ही सारा कुछ सर्वे सर्वा होता है लोकतंत्र में, तो हमारे यहाँ पे। तो उस लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सोचा था कि मैं प्लान करके मैनेज कर लूँगा सारी चीज़ों को। लेकिन जिन्ना अपनी जिद पर अड़ा रहा। क्या? जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, आज़ाद पाकिस्तान का पहला हेड ऑफ स्टेट मैं खुद रहूँगा, कि गवर्नर जनरल जो है आज़ाद पाकिस्तान का जिन्ना बनेगा और कोई नहीं बनेगा। हिंदुस्तान का जो गवर्नर जनरल जो था ये माउंटबेटन था उस समय का। और बाद में फिर जरा बताइए कौन बना था? आज़ाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना था जिन्ना। इंडिया का उस समय का था, क्या बोलते हैं आपका, लॉर्ड माउंटबेटन हटा करके फिर इंडिया का एक दूसरा पॉलिटिशियन था, वो गवर्नर जनरल बना था। जरा नाम बताइए, जरा कितने लोग बता पाते हैं, देखते हैं जरा कौन बना था वो। तो ये उसकी भूल थी। आगे सीमा आयोग, दोनों देशों की सीमाओं को लेकर के एक रेड क्लिफ आयोग बनाया गया था साथियों। सीमा आयोग का गठन किया गया था। 12 अगस्त 1947 को डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। लास्ट मोमेंट पे लागू किया लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को। क्यों? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन बचना चाहते थे किसी भी सीमा विवाद से। अगर किसी सीमा विवाद को झगड़ा होता शुरू होता, अगर देखिए अगर वो पहले लागू कर देते तो विवाद होता सीमाओं को लेकर के, हर सबको पता है। और जब विवाद होता तो किसके मत्थे फूटता? ठीक रहा उसका, ब्रिटिशर्स के मत्थे ठीक रहा फूटता। चूंकि उन्होंने आज़ादी के बाद ही इसको डिक्लेयर किया, 15 अगस्त को डिक्लेयर किया, तो स्वतंत्र हो गया था ये आज़ाद। तो वो जो भी झगड़ा पट्टी जो भी होता था वो किसके सिर? इंडियंस के सिरे फूटता, वो ठीक रहा। तो ये प्लान था, चाल थी ब्रिटिशर्स की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या आप वायसराय माउंटबेटन कह सकते, इसकी सीमा आयोग को में देरी कर दी थी इसने। गठन हो गया था ये 12 अगस्त को गठन किया था, लेकिन ये 15 अगस्त को लागू किया गया था। 12/8 गठन हो गया था और लागू किया गया 15/8/1947 को। ये बीमारी थी इसकी। आगे क्या होता है? राज्यों का एकीकरण। अब चूंकि आज़ाद भारत के अंदर राज्य बहुत सारे थे, रजवाड़े अलग थे, प्रांत बड़े अलग थे, जिनमें कांग्रेस का
वो क्या बोलते हैं अंतरिम सरकार जहाँ बनी थी, कांग्रेस ने 6 से अधिक प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। तो कुछ प्रांत थे और कुछ स्वतंत्र रजवाड़े थे, कुछ के साथ में एग्रीमेंट थे ब्रिटिशर के साथ, कुछ रजवाड़ों के साथ में, और कुछ इंडिपेंडेंट थे, छोटे छोटे रजवाड़े बहुत सारे थे। मोर देन 560, कहीं 562 मिलेगा आपको, कहीं 565 मिलेगा आपको, ये रजवाड़े थे बहुत सारे। तो इनका एकीकरण कैसे किया गया उसके बारे में देखते हैं। तो 1946 47 45 या 47 46 47 के कह सकते हो आप, जन आंदोलन चल रहे थे जगह जगह पर। आंदोलन का माहौल था उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में सबको पता है, पढ़ाया मैंने अभी आपको। तो 1945 के अंदर उदयपुर में और 1947 के अंदर ग्वालियर के अंदर भारतीय जन राज्य सम्मेलन किया था नेहरू ने, भारतीय जन राज्य सम्मेलन किया था नेहरू ने। और नेहरू ने घोषणा कर दी थी यहाँ पे, नेहरू ने घोषणा कर दी थी क्या, कि सभी रजवाड़े जो है हिंदुस्तान के अंदर शामिल हो जाओ, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा। जो हिंदुस्तान का जो रजवाड़ा, जो राज्य, जो रियासत हिंदुस्तान के अंदर अपनी मर्जी से शामिल नहीं होएगी, उसके साथ हम बहुत बुरा सलूक करेंगे। तो बहुत सारे रजवाड़े ज़्यादातर शामिल हो गए थे, और इसका जिम्मा दिया था नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उसकी घोषणा करने के बाद जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोर देन 560 यानी 562 या 565 रियासतों को मिलाया था आपकी क्या बोलते हैं भारतीय संघ में। भारतीय संघ में सभी रियासतों को मिला लिया था उन्होंने। खाली 3 आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बाद तक खाली 3 रियासतें बची थी जो कि नानुकर कर रही थी, और जो भारतीय संघ में शामिल होने से जिन्होंने इनकार कर दिया था। एक जूनागढ़ का नवाब गुजरात में, दूसरा हैदराबाद का नवाब, और तीसरा था कश्मीर का राजा हरि सिंह। जूनागढ़ को तो फिर वो क्या बोलते हैं सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, इसी प्रकार से यहाँ पर आपके हैदराबाद को मिलाया गया था। लेकिन हैदराबाद और क्या बोलते हैं आपके कश्मीर में समस्या क्या चाहते हो, कश्मीर का राजा जो था वो हिंदू था, ठीक है, और प्रजा जो थी वो मोर देन 60% मुस्लिम थी। तो यह कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई थी, प्रजा चाह रही थी हम पाकिस्तान में शामिल हो जाए, राजा चाह रहा था कि हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। तो ये विवाद चल गया था इनमें। तो ये लास्ट मोमेंट तक डिसीजन नहीं ले पाए थे। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक डिसीजन नहीं ले पाए थे, तो फिर क्या हुआ, आज़ादी के बाद 15 अगस्त के बाद अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान ने हमला कर दिया उनके ऊपर। किस पे, कश्मीर के ऊपर। कबायलियों को आतंकवादियों के रूप में उनकी सेना ने हमला कर दिया पाकिस्तान और कश्मीर को कब्जाने के लिए। 3 दिन के अंदर आधे से ज़्यादा कश्मीर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। राजा हरि सिंह के हाथ पांव फूल गए थे, उसे आशंका नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। उसका जो मंत्री था वो दौड़ा दौड़ा दिल्ली आया पटेल और नेहरू से मिलने के लिए कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर हमला कर दिया। पटेल ने हाथ खड़े कर दिए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अगर तुम हमारे साथ होते तो हम रक्षा करते, अब तुम हमारे साथ हो ही नहीं तो हम क्यों तुम्हें बचाए, भुगतो तुम अपना खुद। राजा हरि सिंह के हाथ पांव फूल गए, मंत्री बेचारा दौड़ा दौड़ा वापस गया। हरि सिंह को बताया कि वो जिन्ना सा और क्या बोलते हैं नेहरू और हिंदुस्तान क्या बोलते पटेल साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए, तुम अपने हालात छोड़ दिया। फिर राजा ने कहा क्या करें, तो अब फिर नेहरू ने कहा, पटेल ने कहा था कि अगर आप विलय पत्र पर साइन करते हैं, भारत के अंदर विलय पहले आपको साइन करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी आर्मी भेजेंगे आपको बचाने के लिए। तो मरता क्या न करता, राजा हरि सिंह को साइन करने पड़े विलय पत्र के ऊपर, हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद फिर पटेल साहब ने यहाँ से आर्मी भेजी, अपनी एयरफोर्स भेजी और अपनी आर्मी भेजी। 3 दिन के अंदर मार मार के सबको भगा दिया उन्होंने। फिर लाहौर तक पहुँच गए थे हमारी आर्मी जो है। यहाँ पर नेहरू ने टांग अड़ाई अपनी, क्या जैसे वो भगा दिया उनको, वो इस मुद्दे को लेकर पहुंच गए यूएनओ में। यूएनओ ने स्टे दे दिया इसके ऊपर कि जब तक सुलझेड़ा नहीं हो जाता, जो जहाँ पर है वो वहीं की वहीं यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। वहाँ से फिर एक ऑर्डर आ गया क्या, कि जनमत संग्रह करवाओ। दोनों स्टेट जो है, इंडिया अपनी आर्मी वापस बुलाएगा, पाकिस्तान अपनी आर्मी वापस बुलाएगा, और उसके बाद फिर जनमत संग्रह कराएंगे कि वो वहाँ के क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चाहते हैं, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। वो जनमत संग्रह आज तक नहीं हो पाया। एक ऐसा ही बीमारी का बीज बो दिया नेहरू ने। ये कश्मीर का मुद्दा नेहरू के दी हुई समस्या थी, जनरेट की हुई। क्यों, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। नेहरू चाहते थे कि इन एशिया, साउथ एशिया के अंदर एक बड़ा लीडर है जिसका नाम नेहरू है, ऐसे तो कोई जानेगा नहीं। तो वो इस मुद्दे को लेकर गए यूएन में, ताकि नेहरू का नाम हो। कौन ने मुद्दा लेकर का, नेहरू लेकर का। क्या लेकर के आया, J&K का मुद्दा, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा। ये बीमारी थी फेम पाने के लिए, खाम खा का झूठा फेम पाने के लिए, इंटरनेशनल लीडर बनने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक वो है, क्या नाम है उसका यार, सुभाष चंद्र बोस के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा है
एक राइटर एंड स्कॉलर है, वो कहता है कि इंडियंस के अंदर सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है, ये फ्री के एक उसके अवार्ड के चक्करों में रहते हैं। कौन सा अवार्ड जो सबसे बड़ा, एक मिनट, नोबेल प्राइज़, सबसे बड़ा जो प्राइज़ होता है नोबेल प्राइज़ के चक्करों में रहते हैं। नेहरू को नहीं मिला, बहुत कोशिश करी उसने नहीं मिला। गांधी ने बहुत कोशिश की, उसको नहीं मिला। यासर अराफात ले गया मज़े से, यासर अराफात को मिल गया, यासर अराफात ले गया मज़े से नोबेल प्राइज़, शांति का नोबेल प्राइज़। नेहरू ने बहुत कोशिश की, नहीं मिला। गांधी ने कोशिश की, नहीं मिला। किसी बहुत एक दो चार इंडियंस को मिला है शांति का नोबेल प्राइज़ की बात कर रहा हूँ। अलग अलग फील्ड्स में मिले हैं, टैगोर को मिला है, और आपका क्या बोलते हैं सीवी रमन साहब को मिला, और साइंटिस्ट को मिला, वो अलग अलग क्षेत्रों में मिला। हम यहाँ पर शांति के नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं, नहीं मिल पाया, अभी आकर के मिला। तो ज़रा बताइए शांति के नोबेल प्राइज़ किन दो, एक भारत का एक पाकिस्तान का, दोनों के बीच में बांटा गया, किसको मिला बताइए ज़रा। तो ये तो था कश्मीर का मुद्दा। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद के साथ समस्या क्या थी कि हैदराबाद की मेजोरिटी जो थी, पब्लिक जो थी, जनता जो थी, वो हिंदू थी, मोर देन 60-70%, ठीक है। और वहाँ का नवाब जो था वो मुस्लिम था। तो वो नवाब जो है अपने आप को शामिल कराना चाहता था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। आज का अगर आप हैदराबाद देखो, तेलंगाना मान लीजिए राज्य को, ठीक है, और पाकिस्तान कहाँ पर है और तेलंगाना कहाँ पर, बीच में कैसे शामिल हो पाएगा बताओ। लेकिन फिर उसने दूसरी शर्त ये रखी क्या कि हमें इंडिपेंडेंस छोड़ दो। कुछ समय के लिए पटेल ने वो भी मान ली, चलो हम तुम्हें इंडिपेंडेंस छोड़ देते हैं, कुछ अब हम बाद में डिसाइड करेंगे, इस चीज़ मसले के बाद में हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, क्या बोलते हैं आपके नवाब ने, हैदराबाद के नवाब ने क्या किया कि अंदर अंदर हथियार जमा करने शुरू कर दिए, धीरे धीरे करके अंदर अंदर हथियार जमा करने शुरू कर दी, और धीरे धीरे कार फैक्ट्रियाँ लगा ली हथियार बनाने की, और विद्रोह करने का प्लान बनाने लगे। सरदार पटेल को भनक लग गई कि ये तो प्लान कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने सोचा अच्छा, फिर जैसे ही, और वहाँ की मुस्लिम हिंदू आबादी को मारने लगे ये लोग। हैदराबाद के नवाब के बारे की बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ की आर्मी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर पटेल साहब ने वहाँ पे आर्मी भेजी अपनी, ऑपरेशन पोलो ब्लू स्टार किया गया, और वो 3 दिन, एक या डेढ़ दिन के अंदर अंदर सब आर्मी को आते उनको छक्के छुड़ा दिया, और आर्मी ने हथियार डाल दिया, आर्मी ने सरेंडर कर दिया। वहाँ का नवाब भाग गया, क्या बोलते पाकिस्तान भाग गया था, और हैदराबाद को भी मिला लिया गया हिंदुस्तान के अंदर। नहीं तो हैदराबाद का नवाब हैदराबाद रियासत को उस्मानियाबाद या उस्मानाबाद करके के नाम से अलग एक राष्ट्र बनाना चाहता था, पाकिस्तान की तरह से, उस्मानिस्तान, ऐसे उस्मानिया रियासत थी। तो ये था हैदराबाद का। जूनागढ़ को फिर बाद में वैसे मिला लिया गया था। ये 3 स्टेट बचे थे, ठीक है। आगे क्या हुआ, 562 रियासतें, 15 अगस्त 1947 तक सारे ही जगह लगभग मिल गए थे, तीनों को छोड़ करके। जूनागढ़ को 26 सितंबर को मिलाया गया, सॉरी क्या बोलते हैं अगस्त को, जूनागढ़ को 26 अगस्त को मिलाया गया था इंडिया के अंदर भारत संघ में। कश्मीर और हैदराबाद इन दोनों को मिला लिया गया था 1948 के अंदर। मैंने अभी बताया कश्मीर और हैदराबाद की कहानी आपको बताई ना, तो इसी आधार पर इन दोनों को मिला लिया गया था। फिर इन पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे इन तीनों से ही, जूनागढ़ से भी, कश्मीर से और हैदराबाद से। नंबर 1 जूनागढ़, नंबर 2 आपका कश्मीर, और नंबर 3 आपका हैदराबाद। तीनों विलय पत्रों पर साइन करवा लिए गए थे कि ये दोनों अपनी इच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। और इनको कुछ रियासतों को प्रिवी पर्स दिया गया। प्रिवी पर्स बोले तो विशेषाधिकार, प्रिवी पर्स बोले तो विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब कुछ खास अधिकार दिए गए कुछ रियासतों को, है कि भाई राज्य के अंदर तुम रहोगे, राज्य के अंदर तुम्हारा महल रहेगा, तुम्हारी रियासत रहेगी, कानून भी तुम बना सकते हो कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में जब ये राजे रजवाड़े अपनी मनमर्जी करने लगे, तो ये समरसता के अंदर, एक यूनिटी के अंदर, एक समानता के अंदर दिक्कत पैदा करने लगे, क्योंकि इनको विशेषाधिकार दिए गए थे राजाओं को कि किसी तरह से उस कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय भारत के साथ जोड़ना बहुत जरूरी था कि किसी तरह से एक बार इकट्ठे तो हों, संघ में आ जाए। संघ में आ जाएंगे तो कुछ समय बाद हम बाद में सुलझा लेंगे इनको। तो इनको लालच दिया गया था किसी न किसी प्रकार से पटेल साहब ने कि एक बार ये हमारे उसमें संघ में आ जाए, भारत संघ का निर्माण कर लें, और बाद में हम जैसे तैसे करके सुलझा लेंगे, मामला सुलझा लेंगे। लेकिन अफसोस का कहना पड़ रहा साथी, कुछ समय बाद सरदार पटेल की डेथ हो जाती है, वो मामला अटक जाता है। फिर इंदिरा गांधी के टाइम में जब ये आता है, तो फिर इंदिरा गांधी एक दिन सबकी कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है, और सब प्री पर्स को ख़त्म कर दिया जाता है।
आज़ाद देश पारित किया जाता है कि पृथ्वी पर खत्म कर दिया जाता है और सबके राज्य महाराज जो विशेष अधिकार है सब छीन लिया जाता है। एक देश एक संविधान हो जाता है, फिर एक देश एक निशान एक प्रधान एक संविधान हो जाता है। हालांकि एक झंडा एक निशान नहीं हो पाता है क्योंकि कश्मीर का तो अब जाकर के मामला सुलझा है। आपको बता देता हूँ, भारत में 2 प्रधानमंत्री होते थे, पूरे भारत का प्रधानमंत्री अलग, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला हुआ था, पता ही नहीं लोगों को। ठीक है, तो ये चला था मामला। तो भारत का विभाजन अब कैसे होता है, विलय पत्र हो गया, पृथ्वी पर दे दिया, पृथ्वी पर खत्म भी कर दिया इंदिरा गांधी के समय में। आगे होता भारत के विभाजन। भारत के विभाजन क्या क्या प्लान था, भारत के विभाजन क्यों अपरिहार्य हो गए थे, क्यों जरूरी हो गया था भारत के विभाजन करना, और कांग्रेस ने उस विभाजन को क्यों स्वीकार किया, कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया। मुसलमानों को समझाने में कांग्रेस असफल हो गई थी साथियों, मुसलमानों को समझाने में, अपनी तरफ मिलाने में कांग्रेस असफल हो गई थी। और मुस्लिम लीग जिन्ना वाला दल जो था, मुस्लिम लीग जो थी, वो मुसलमानों को ये समझाने में सफल हो गई थी कि तुम्हारे हित अलग राष्ट्र में ही हैं। अगर तुम हिंदुस्तान के अंदर रहोगे तो तुम दब के रहोगे यहाँ पर, तुम्हारे हित जो है, तुम्हारे हितों की रक्षा मुस्लिम लीग कर सकते हैं, और वो भी अलग राष्ट्र के रूप में। अगर तुम हमारे साथ रहोगे, तुम अलग राष्ट्र रहोगे, अगर अलग देश बनाओगे तो ही तुम अपने बच सकते हो, नहीं तो हिंदू मेजोरिटी तुम्हें दबा लेंगे। ये भय दिखाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और सबको पता है एजुकेशन के अभाव के अंदर मुसलमान इसके पीछे हो गए, इसमें बहक गए, इस धारा में बह गए, और कांग्रेस इसको अपना मैनेज नहीं कर पाई सही तरीके से इस चीज़ को, ये हुआ। और सांप्रदायिक एकीकरण के कारण असफल हुई। सांप्रदायिक एकीकरण वही बताया था मैंने, डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने किया था, इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के अंदर दूरियां बढ़ गई थी। हिंदू अलग हो गए थे, मुस्लिम अलग हो गए थे, तो दोनों बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए थे, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक झगड़े। प्रत्यक्ष कार्रवाई का दिवस डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946। नेट का आया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने आह्वान किया था, मुस्लिम लीग ने आह्वान किया था, बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा 16 अगस्त 1946 में। तो वहाँ दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, हिंदू मुसलमानों ने बहुत सारे हिंदुओं को, हजारों लाख हिंदुओं को मार दिया था। वो सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, जैसे अभी भी कुछ जगहों पर हो जाते हैं। यूपी के अंदर सहारनपुर का दंगा हुआ था कुछ साल पहले, अखिलेश की सरकार थी, आजम खां वहाँ के एमपी थे, बहुत बुरा हाल हुआ था। आज को यूपी के अंदर दंगा करके दिखा दे भाई साहब, तो यूपी में काबा, यूपी में आजकल बाबा। तो ये था। और अंतरिम सरकार जो है वो असफल हो गई थी अपने कार्य, अपने काम में। अंतरिम जो सरकार 1946 के अंदर जो बनी थी, वो अपने मिशन में असफल हो गई थी, उसका कोई खास वजूद रह नहीं पाया था, वो मैनेज नहीं कर पाए थे सिस्टम को सही तरीके से। तभी डिवाइडेशन हुआ इंडिया का और विभाजन हो गया। तो मुस्लिम लीग विभाजन करना ही चाह रही थी, जिन्ना यही इसी में लगे हुए थे। मुस्लिम लीग स्टार्टिंग से लेकर के 1940 के बाद से ही हावी हो गई थी पाकिस्तान की मांग को लेकर के, कि पाकिस्तान तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान से कम किसी भी फैसले पर वो एग्री नहीं हुई थी, और ये बढ़ाते इस मांग को आगे लास्ट तक लेके ही मानी पाकिस्तान को मुस्लिम लीग। यहाँ पर गांधी का एक कमज़ोर पक्ष उजागर होता है साथियों, कि गांधी ने कभी भी जिन्ना के विरोध में कुछ नहीं कहा। जिन्ना को समझाने में वैसे तो गांधी चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे RSS हो, उनको सभी को हटाने के लिए चाहे उन्होंने अनशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सबको एडजस्ट मैनेज कर लेते थे वो। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा खुल करके, ना ही उन्होंने खुल के उनके विरोध में, ना ही उनके विरोध में कभी उन्होंने अनशन वगैरह किया। इसलिए गांधी जी के ऊपर यहाँ पर सवाल उठते हैं। अगर वो चाहते तो बच सकता था हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवाइडेशन। तो जिन्ना लगे हुए थे मुस्लिम लीग को लेकर के अपना विभाजन के लिए, तो ये और लेकर के मन लास्ट में रख। और क्या कारण कारक थे? क्रिप्स मिशन 1942 ने मुस्लिम प्रांतों को स्वायत्तता दे दी थी, मुस्लिम प्रांतों को स्वायत्तता दे दी थी, आज़ादी दे दी थी मुस्लिम प्रांतों के अंदर के। मुस्लिम प्रांत जो भी है, जैसे सिंध और बलूचिस्तान था, यहाँ पर जो मेजोरिटी जहाँ मुस्लिम्स की थी 1937 के जो इलेक्शन के अंदर, जहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी, मुस्लिम लीग के जहाँ पर बहुमत मिला था, वहाँ पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और वो आज़ादी दे दी थी क्रिप्स मिशन के माध्यम से उनको। और
1944 के अंदर गांधी जी ने वार्ता सफल हो गई थी। गांधी जी ने वार्ता में गांधी जी ने भी मुस्लिम आत्मनिर्भर निर्णय को स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम आत्मनिर्णय को स्वीकार कर लिया था, मतलब मुस्लिम प्रांतों के अंदर मुस्लिम जो मर्जी चाहें अपने हिसाब से कानून बना सकते, इसको गांधी जी एग्री हो गए थे इस बात के ऊपर। यहाँ से फिर बढ़ता चला गया डिवाइडेशन का प्लान, विभाजनकारी आंदोलन जो था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का सारा चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको अभी हम 1 मिनट के देखेंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो अच्छा, अब आगे और क्या होता है, और क्या कारण होते हैं मुस्लिम लीग इंडिया के इसमें? नाइनटीन 46 में कैबिनेट मिशन अलग हो जाता है। सॉरी, 1946 के अंदर क्या होता है, कैबिनेट मिशन पृथक संविधान सभा का गठन करने के लिए आज़ादी देता है मुस्लिम प्रांत में। क्या होता है 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन जो होता है साथियों, कैबिनेट मिशन जो आता है 1946 के अंदर 3 सदस्यीय होता है। ये पृथक विधानसभा की मंजूरी देता है मुस्लिम प्रांतों के अंदर, कि मुस्लिम प्रांत में जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम लीग की, वहाँ पर वो अपना संविधान सभा खुद गठन कर सकते हैं, संविधान अपने अनुसार बना सकते हैं। ये इसको आज़ादी देता है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर 3 जून योजना, 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना एक ही बात है। माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना एक ही बात है। ये 3 जून योजना, माउंटबेटन प्लान एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो इस 3 जून के को ही माउंटबेटन प्लान कहा, तो माउंटबेटन प्लान को ही फिर बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोला गया। ठीक है, तो ये था। आगे क्या था, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, कि क्या परिस्थितियाँ बन गई थी जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्याएँ दी है साथियों। अंग्रेज ब्रिटिश इतिहासकारों इसको एक ऐतिहासिक निर्णय माना है, ब्रिटिशर्स की उदारता माना है कि ब्रिटेन ने बड़ा दिल दिखाते हुए भारत को आज़ादी दी, भारत को अपनी मर्जी से आज़ादी दी। ब्रिटिश के इतिहासकार ये कहते हैं कि इस आधार पर उस समय के जो थे, क्या बोलते हैं, पीएम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय के थे क्लेमेंट एटली, और लेबर पार्टी के जो लीडर थे लास्की, उनके बयानों के आधार पर ये कहा गया है कि ब्रिटेन ने इंडिया को आज़ादी दी अपनी मर्जी से, अपनी उदारता दिखाते हुए। ब्रिटिश इतिहासकारों का ये मानना है, ये ऐतिहासिक उद्देश्य था ब्रिटिश इतिहासकारों का ये मानना है। और इसी कारण ये कहते हैं कि जो 1909 का एक्ट पारित किया गया, 1919 का एक्ट पारित किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 पारित किया गया, इलेक्शन कराए गए। ठीक है, और ये इंडियन लास्ट में आकर के माउंटबेटन प्लान के तहत इनको आज़ादी दी गई। ये सारे सिस्टम चरण थे, भारत को आज़ादी देने के चरण थे, यानी कि प्लान थे, धीरे धीरे 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप भारत को आज़ादी देने के अंदर ये चरण थे, स्टेप्स थे ये कुछ भारत को आज़ाद करने के। इनका ये मानना है कि इनका ब्रिटिश हिस्टोरियंस और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस का, ये कहते हैं। और क्या कारण है, भारत के जो राष्ट्रवादी लोग वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद का पतन होने शुरू हो गया साथियों। 1920-1930 के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर साम्राज्यवादी विरोधी लहर चलने लगी थी, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे दक्षिण एशिया हो, चाहे आपका यूरोप हो, और चाहे और भी कंट्री जहाँ जहाँ पर उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी सरकारें थी, उनका विरोध होना शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में। धीरे धीरे उभार पे आंदोलन था। ठीक है, इस वजह इनकी मजबूरी हो गई थी। और इंग्लैंड ब्रिटेन के अंदर क्या होता, लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी और पीएम बने थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली और लेबर पार्टी ये थोड़े लिबरल टाइप के लोग थे, उदारवादी लोग थे, क्योंकि लेबर पार्टी थी इनकी। ठीक है, उदारवादी थे, ये चाहते थे, इनकी मंशा थी कि हाँ किसी तरह से हम इंग्लैंड को आज़ादी देंगे, इनका प्लान था पहले से ही। और भारत के अंदर असहयोग आंदोलन इतना तेज मूवमेंट चला था साथियों, है ना, हमने आपको बताया था ना, असहयोग आंदोलन पढ़ाया था आपको, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में जो चला था ये, तो बहुत तेज़ी के साथ चला था। तो इससे ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। इंडिया के अंदर राष्ट्रवादी उभार आया था राष्ट्रवाद को लेकर के। और इसी प्रकार से फिर वर्ल्ड में चीन के अंदर एक पार्टी बनी थी, जैसे कि नाजीवाद आया था जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार में, और इटली के अंदर आया था फांसीवाद, बेनितो मुसोलिनी की लीडरशिप में इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद हिटलर के अंदर, हिटलर के लीड में।
इसी प्रकार से चीन के अंदर एक पार्टी बनी जिसका नाम था कुओमिंतांग। एक आंदोलन चला था कुओमिंतांग, जिसके लीडर थे डॉक्टर सन यात सेन। कुओमिंतांग एक आंदोलन चला था जिसके लीडर थे डॉक्टर सन यात सेन। चाइना के अंदर उन्होंने साम्राज्यवादी विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी थी, क्योंकि चाइना के साथ एक गुलाम था। चीनी खरबूजा याद होगा आपको। तो और 1917 के अंदर रूसी क्रांति हुई थी। रूस में जार के शासन को हटा करके व्लादिमीर पुतिन, पुतिन कह रहा हूँ यार, वो क्या बोलते हैं, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता पलट दी थी। राजशाही का अंत कर दिया था। जार उस समय शासन था, जार को हटा करके फिर वहाँ पर अपना पब्लिक की सरकार का गठन किया था। 1917 के अंदर वो क्या बोलते, वहाँ पर क्रांति हो गई थी, रूसी क्रांति, और वहाँ पर जार शाही शासन को खत्म कर दिया था। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरणा मिली थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। और वर्ल्ड वार टू के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व जो दो ध्रुवों में बट गया था, दो शक्तियों में बट गया था। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, रूस। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पूरा विश्व दो धड़ों में बट गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दो विश्व शक्तियाँ निकल करके आई थी साथ में। क्या? एक तरफ अमेरिका, जिसके पास क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियर पावर थी, जिसने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके जापान का तहस नहस कर दिया था। और दूसरी तरफ सोवियत संघ, रूस विद डेवलपमेंट होकर गया था। और इन दोनों के बीच में फिर चला था शीत युद्ध। करीब 30 साल तक, 40 साल तक शीत युद्ध चला साथियों। 1950 से लेकर के 1990 तक, 90 तक, जब तक कि अमेरिका ने इसके टुकड़े ना कर दिए। सोवियत संघ के 14 टुकड़े हो गए थे रूस के। उस समय का USSR, आज का रूस, आज का जिसको आप रसिया बोलते हैं, जिसके की प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो ये था, दो धड़ों में बट गया था पूरा विश्व। एक तरफ पूंजीवादी और एक तरफ कम्युनिस्ट मतलब आज का समाजवाद और USSR आपका रसिया, और दूसरी तरफ आपका पूंजीवादी देश ये अमेरिका। तो धड़ों में बट गया। बाद में अमेरिका ने रसिया के टुकड़े करवा दिए, क्योंकि उसको डर था कहीं तेरे ये खुद हावी ना हो जाए। 14 टुकड़ों में बट गया। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, यूक्रेन, मंगोलिया, ये सारे तो इसी के टुकड़े थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ो, जितने भी राज्य क्या बोलते हैं देश में पीछे तान लगता है ना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे इसी के हिस्से थे रसिया के, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो ये था, रूसी क्रांति हो गई, ये हो गया। आगे इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी साथियों। इंग्लैंड में क्या आ गई थी? लेबर पार्टी सत्ता में आ गई, जो कि उदारवादी थी, भारत के प्रति हमदर्दी रखती थी। उसने भी आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत के अंदर राष्ट्रवाद चरम पे था। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर आ गए थे। भारत राष्ट्रवाद उभार ले रहा था और आज़ादी का आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था, और इंग्लैंड के पांव खड़ने लगे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर इंग्लैंड का कमर टूट गई थी। हिटलर ने इनडायरेक्टली भारत का आज़ादी का में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्यों? हिटलर ने इंग्लैंड की बैंड बजा दिया साथियों। हालांकि वैसा कि पूंजीवादी देश जीत गए थे, मित्र राष्ट्र जीत गए थे इसमें, लेकिन इनको नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा था। इंग्लैंड की कमर टूट गई थी। आर्थिक और क्या बोलते हैं, राजनीतिक और शक्ति का बहुत ज़्यादा हवास हुआ था, नुकसान हुआ था इनको। बहुत ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों लोगों इनके सैनिक मारे गए थे देश में। और क्या बोलते हैं आपका, अच्छा हाँ, आज भी अगर रूस के अंदर आप जाओगे ना, रसिया साइड में जाओगे, तो वहाँ के आपको पॉपुलेशन में आपको लड़कियाँ ज़्यादा दिखा देंगे, लड़के कम दिखा देते हैं। लेडीज ज़्यादा दिखा देंगे, आदमी कम दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार के अंदर बहुत ज़्यादा आदमी मारे गए थे साथियों। फ्रांस में, इंग्लैंड में, जितने भी लोग युद्ध में लड़े गए थे, ऑब्वियस बात, फोर्स में आदमी जाएंगे आर्मी में, तो वहाँ करोड़ों, 3 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे इसमें। कुछ लोगों का अनुमान है कि लगभग 10 करोड़ की आबादी साफ हो गई थी यूरोप और टोटल मिला करके, जिन भी देशों में भाग लिया था उनकी टोटल मिला करके दोनों तरफ से। तो उन आदमी पूर्ति कहाँ से होगी? आज भी अमेरिका, USA के अंदर ज़्यादा बच्चे पैदा करने को वो तवज्जो देते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े उनकी। 25 करोड़ भी आबादी नहीं है रूस की। 25 करोड़ तो हमारे अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी है, और उत्तर प्रदेश को जियोग्राफिकल एरिया कंपेयर कर लो आप रसिया से, कितना बड़ा है। इसलिए हमारी सरकार उनका ख्याल रखती है। तो भारतीय राष्ट्रवाद था। इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया था साथियों, म्यूटेनी हो गई थी, नेवी ने विद्रोह कर दिया था। मैंने पढ़ाया था ना आपको, फरवरी 1947 में इंडियन नेवी ने विद्रोह किया। HMIS तलवार नामक जहाज के ऊपर इंडिया की नेवी ने विद्रोह कर दिया था। बाद में फिर अफवाह फैली कि उनके ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने बमबारी कर दी है, तो सारे ही जहाँ भी ये नेवी थे, नेवी की बटालियंस थी, सभी ने विद्रोह कर दिया। उन्हीं के देखो तो फिर इंडियन एयरफोर्स ने विद्रोह किया, और आर्मी ने विद्रोह कर दिया था, हड़ताल कर दी थी हर जगह पे। अदन की खाड़ी में,
फारस में, आपका अंडमान एंड निकोबार में, जहाँ जहाँ भी कोबाला में, महाराष्ट्र में, बम्बई में, कानपुर में, जहाँ पर भी इनकी बटालियंस थी, जहाँ पर भी आर्मी और एयरफोर्स और क्या बोलते हैं आपके नेवी के अड्डे थे, सब ने हड़ताल कर दी थी। ये तत्कालीन मेजर रीजन था अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाने में। तो ये कारण थे इंडिया की आज़ादी में। इंडियन नेवी के साथ साथ में इंडियन एयरफोर्स, IAF इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने भी म्यूटनी कर दी थी। म्यूटनी मतलब विद्रोह कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उभरता हुआ वामपंथ ने बहुत बड़ा योगदान दिया साथियों। चाइना से लगा हुआ असम, बंगाल, यहाँ पर वामपंथ उभर आया था। कम्युनिस्ट लोगों के सर बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गया था। लेफ्ट विंग के लोग हावी हो गए थे। कांग्रेस को डर लगना था कहीं ये हावी ना हो जाए हमारे ऊपर, तो कांग्रेस ने फटाफट करके अपना समझौता किया और अपना आज़ादी की तरफ दौड़े कि भाई जितनी जल्दी हो सके सत्ता ट्रांसफ़र की जाए फटाफट। ये हुआ था। और क्या हुआ, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल में क्या हुआ, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं आप, ब्रिटेन ने चाहा कि अगर हम इंडिया को आज़ादी भी दे देते हैं तो भी राष्ट्रमंडल के रूप में ये हमारे साथ रहेंगे और ताज रहेगा, क्राउन के प्रति समर्पित रहेगा। तो कितने चालाक लोग ये आरामखोर इंग्लैंड के लोग। आज भी हमारा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य है। हम इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान जितने भी है, इंडिया पाकिस्तान राष्ट्र जितने भी है, मोर देन 50 कंट्रीज जो है राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। इनका मालिक जो है इंग्लैंड है। बताओ यार, हद होगी। काहे की आज़ादी फिर? इस चीज़ को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई आज़ादी नहीं है, ये सब ये गुलामी के प्रतीक है। राष्ट्रमंडल जो है वो सभी देश हैं उसमें जो सब कभी कभी किसी न किसी रूप में इंग्लैंड के गुलाम रहे थे। कोई नहीं बताता ये बातें। नहीं, काहे की आज़ादी? सर्व हमारा इंग्लैंड है। वो इंग्लैंड के महारानी है, बगैर वीजा के आया था इंडिया के अंदर। वहाँ का राजकुमार, वहाँ के शाही लोग जो है बिना वीजा के इंडिया के अंदर लैंड कर जाते दिल्ली में। आप करके दिखा दो ना, इंग्लैंड में जाके दिखा दो आप। क्या ड्रामा मचा रहा है, काहे की आज़ादी? इसीलिए अम्बेडकर से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रवादी लोग और आपके कम्युनिस्ट लोग इसको आज़ादी नहीं मानते, कहते हैं तो नकली है। पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ था, पावर ऑफ ट्रांसफ़र एग्रीमेंट हुआ था, कोई आज़ादी का वो नहीं मिलता इसमें। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय का स्वतंत्रता का आंदोलन सब कंप्लीट हो गया। आज इंडिया को आज़ादी मिल गई। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगली नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नए जोश और नए जुनून के साथ में साथियों। इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, आज़ादी तक हमारा आगे, आज़ादी से आगे का हम और चलेंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ आपका, लगभग एंड होने जा रहा है आपका। इस महीने के एंड तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप देख लें। हिस्टोग्राफी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। हिस्टोग्राफी का कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा PDF के रूप में, वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, तो नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद साथियों। अपने स्टडी में लगे रहिए, स्टडी का टाइम बढ़ा दीजिए, रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, MCQ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, PYQ MCQ स्टार्ट कर दिए। एक तरीके के बाद हम यहाँ पर आपको PYQ और MCQ सीरीज चलाएंगे आप लोगों के लिए। देखते हैं कैसे क्या करेंगे, उसका प्लान कर रहे हैं हम। ठीक है, तो गूगल मीट तो आपके सामने बंद करनी पड़ी आपकी वजह से, साहब बोलता हूँ, आप लोगों ने मजबूर किया, इसलिए मैंने गूगल मीट का प्लान बंद किया। बाद में देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। जब तक के लिए फिलहाल अभी बंद है। क्यों बंद है? टेलीग्राम पे देख लेना, स्क्रीनशॉट भेजे हुए पता लग जाएगा। वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं जो गूगल मीट में आते भी नहीं थे, उन लोगों ने कंप्लेंट की। चलो खैर, फिर देखते हैं। तो गूगल मीट में नेक्स्ट में होगी जब डिस्कशन करेंगे इस बारे में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। लग रही है अपने स्टडी के अंदर। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।